How many numbers between 74 and 25,556 are divisible by 5? Let's solve this question. अरे मैम कर क्या रहे हो? आंसर लेकर आ रही हूँ. 5097 इज द आंसर. आओ फटाक सीधे इसको चेक करते हैं. आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी. किया कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व? बच्चों, मैथ्स में ना हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. और अगर आप देखो तो जो भी ट्रिक्स मैं आपके साथ आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ वो तुम्हारे एग्जाम से रिलेवेंट भी है और इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, तो वेलकम टू अनअकैडमी CA 360 फाउंडेशन. आई एम शिवानी शर्मा, योर पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर. एंड यस, आज के इस सेशन में हम मोस्ट यूज्ड ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो यार आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आओ फटाफट सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में मैंने कौन सी ट्रिक लगाई है इसके लॉजिक को समझ के आते हैं. तो बच्चों, सबसे पहले कभी भी अगर तुम्हारे पास इस तरीके का सवाल आए कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय पर्टिकुलर नंबर, जैसे आप यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या था आपके पास, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाय 5. कितने नंबर्स डिविजिबल होंगे किसी पर्टिकुलर नंबर से. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो आपको पता है क्या करना होता है. आप अपने इस नंबर को देखिए 74, 5 से डिवाइड कर दो. तो जब तुमने 74 को 5 से डिवाइड किया तुम्हें 14.8 मिला. डेसिमल में आ रहा है, खुश हो जाओ क्योंकि उसे इग्नोर करना है और ट्रिक हमारी लग जाएगी. उसके बाद 25,556 है, सो 25,556 को आप 5 से डिवाइड कीजिए. अगेन 5111.2 आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, खुश हो जाइए, डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए. आप क्या करेंगे, 5111 में से 14 को माइनस कर दीजिए, आपके पास 5097 आ गया. अब इसे एकदम डिटेल में मैं आपको समझा देती हूँ. जैसे सबसे पहले इन्हें बोला है, सेम ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. तो सबसे पहले तो तुम पहला 3 डिजिट नंबर लिख दो 100 और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999. डिविजिबल बाय 7 बोला है, 100 को 7 से डिवाइड कीजिए, डेसिमल में आ रहा है. 999 को 7 से डिवाइड कीजिए, डेसिमल में आ रहा है. अगर डेसिमल में आ रहा है तो ये ट्रिक आपकी एप्लीकेबल है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. फिर आप बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इतने नंबर्स होंगे आपके जो 3 डिजिट नंबर्स होंगे और 7 से डिविजिबल होंगे. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है, कभी भी अगर तुमसे इस तरीके से पूछा जाए कि कितने नंबर्स आपके डिविजिबल होंगे किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो आपने क्या करना है, पहला नंबर लीजिए, उस नंबर से डिवाइड कीजिए, दूसरा नंबर लीजिए, उस नंबर से डिवाइड कीजिए, डेसिमल में आ रहा है, ट्रिक लग जाएगी, डेसिमल को इग्नोर करके बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा. अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक को डिस्कस करते हैं. बेटा जी, ये क्वेश्चन आपने अपने प्रोबेबिलिटी में बहुत बार देखा होगा और हर बार इस पे सवाल पूछा जाता है. द चांस ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 इन अ 2 थ्रो ऑफ अ डाइस. तो 2 थ्रो ऑफ अ डाइस की बात कर रहे हैं ये लोग कि अगर मैंने 2 डाइस को फेंका तो मुझे सम 10 मिल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली करोगे तो पता है आप क्या करने वाले हो, आप बैठ के सोचोगे कि सम 10 कैसे आ सकता है, कि पहली डाइस पे 4 आ गया हो, दूसरे पे 6 आ गया हो, फिर इसी तरीके से बैठ के आप सारे के सारे आउटकम्स लिखोगे. ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ना, आउटकम्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक ट्रिक लगा के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से उड़ा सकते हैं. अब वो ट्रिक क्या है, ट्रिक कहती है कि इस तरीके से आप नंबर लिख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप ये जो भी नंबर है उससे एक कम लिखिए, ये जो भी नंबर है उससे एक कम, 4 है तो यहाँ 3 लिखिए, 5 है तो यहाँ पे 4 लिखिए, 6 है तो यहाँ पे 5 लिखिए और 7 लिखा है तो यहाँ पे 6 लिखिए. बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है सम को और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को. तो इन्हें क्या चाहिए था, सम 10. तो सम 10 वाले आपके पास कितने आउटकम आएंगे बेटा जी, 3 आएंगे. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और 2 बार डाइस को फेंका है तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज 36. सो 3/36 यानी कि 1/12. ऑप्शन बी विल बी द आंसर.
कितना जल्दी कर लिया आप लोगों ने। इसी तरीके से अगर सम 3 पूछे तो कितना होगा 2/36, सम 8 पूछा तो कितना होगा 5/36, और आप फटाफट इस तरीके के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। अगर ये ट्रिक आपको बहुत मजेदार लगी तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग। द आंसर इज ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, और इसके ऊपर भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs। मेरे पास 2 APs हैं, उनके n टर्म्स का सम मुझे गिवन है, मुझे किसी पर्टिकुलर टर्म का रेशियो चाहिए। ठीक है, मेरे पास AP है, उनके n टर्म्स के सम का रेशियो दिया है, और किसी पर्टिकुलर टर्म का रेशियो अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगी, जो भी टर्म का मुझे रेशियो चाहिए उस टर्म को मैं ट्वाइस करके 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगी। सो 2 × 11 - 1, और यहाँ पे n की जगह उसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, 2 × 11 22, 22 - 1 is 21, so 7 × 21 + 1, 4 × 21 + 27। इसको सॉल्व किया, द आंसर इज 148/111। वेरी सिंपल। तो अगर सम का रेशियो दिया है, किसी टर्म का रेशियो चाहिए, तो जो भी टर्म का रेशियो चाहिए उसका हमेशा ट्वाइस करके 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो भी आएगा उसे यहाँ पे n की जगह पे रिप्लेस करना है। तो दिस इज द ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस ट्रिक के ऊपर भी आपके पास्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे लिखा है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज दिस। यहाँ पे आपको सम ऑफ 2 APs का रेशियो दिया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द 2 APs का रेशियो दिया है, और आपको इस पर्टिकुलर टर्म mth टर्म का रेशियो चाहिए। तो जिस भी टर्म का रेशियो चाहिए उसका हमेशा ट्वाइस करके 1 से सब्ट्रैक्ट करो, और यहाँ पे n को रिप्लेस कर दो। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 2m - 1, n को इससे रिप्लेस किया, +1 डिवाइडेड बाय 2m - 1 - 1। सो यार ये तो कट गया, तुम्हारे पास आ रहा है 2m/2m - 2। यहां से 2 कॉमन लेके काट दो, तो आपके पास आंसर आ जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर। है ना मजेदार ट्रिक? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी उड़ा सकते हो अगर आपको ये ट्रिक्स याद हैं। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी उड़ा दें। अभी ये वाली ट्रिक भी बहुत अच्छी लगती है, और मैं इस ट्रिक को बोलती हूँ कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये कहां से आ गया ना बताता कोई। मतलब क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि mth टर्म तुम्हारा n है और nth टर्म तुम्हारा m है, तो बताइए ना pth टर्म क्या है। अगर तुम बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो यार ये और ये, तो ये और ये इनका स्वैप हुआ है, राइट। mth टर्म n है, nth टर्म m है, राइट, दे हैव सम रिलेशन। बट ये कहां से आ गया, कोई नहीं बता रहा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, pth टर्म बताओ। तो pth टर्म कैसे बताओगे, इन दोनों को ऐड करके p सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी द आंसर। वेरी सिंपल। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूं उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ इन्हें बोला है कि 64th टर्म क्या है, 13 है, और फिर 13th टर्म क्या है, 64 है। देखो ना, सिर्फ वैल्यूज आपकी यहाँ पे चेंज हुई है। तो तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। अब ये क्या पूछ रहे हैं, 101। 101 क्या होगा, ये कहां से आ गया। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 13 + 64 एंड माइनस कर देंगे 101। लेट्स सी कितना आ रहा है ये। सो 13 + 64 - 101, वी आर गेटिंग -24। सो आई होप आपको ये ट्रिक याद रहेगी। और देखो इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है, pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, है ना। आओ इसको फटाक सीधे लिखते हैं। pth टर्म क्या है बेटा जी, Q है, एंड इट्स qth टर्म। qth टर्म क्या है बेटा, if pth टर्म ऑफ अ AP is Q and its qth टर्म is P। यहां पे इन्हें बोला है कि जो pth टर्म है आपके AP का that is Q, and जो qth टर्म है आपके AP का that is P, then what will be the value of the rth टर्म। ये देखो, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, जो चीज यहां लिखी है वही स्वैप हो गया है। अब ये तुमसे पूछ रहे rth टर्म, ये कहां से आ गया ना बताता कोई। तो हम बताते हैं कहां से आया। इन दोनों को आप जोड़ देंगे और यहाँ पे -r कर देंगे। द आंसर इज Q + P - R, मतलब ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ सी यार, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, अगर तुम्हें ये ट्रिक पता है तो विद इन सेकेंड तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब इसके बाद लिमिट्स के ट्रिक पे आते हैं। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे इस क्वेश्चन को भी पता है, मैं आपको जल्दी से इसका आंसर बता सकती हूं बिना कुछ करे। ये तो मैं आपके लिए लिख रही हूं, अदरवाइज आंसर तो मेरा आ गया है बेटा। द आंसर इज e की पावर 7, ऑप्शन ए। अब ये क्या किया मैम आपने, तो बेटा बेसिकली यहां पे एक ट्रिक लग रही है, और वो ट्रिक क्या है कि अगर कभी भी लिमिट रखने पे 1 टू द पावर इंफिनिटी हो रहा है, जैसे अगर x की जगह मैंने इंफिनिटी रखी यहां पे और यहां पे, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 टू द पावर 7 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, तो 1 टू दी पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है अगर मैं लिमिट को रख रही हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अपने e को बुलाते हैं, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं e लिमिट x टेंड्स टू, जो भी आपकी लिमिट है, आपका जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप नीचे लेकर आते हैं, जैसे मैं इस फंक्शन को नीचे लेकर आ गई, और इस वाले f ऑफ x में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये जैसे यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इस तरीके से, मैंने कहा यार 1 टू दी पावर इंफिनिटी चेक कर लिया, आप एक e को बुलाएंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये तुम्हारा जंप करके आगे आ जाएगा, और इस वाले फंक्शन में से हमेशा एक सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, +1 -1 कट गया, x से x कट गया, कांस्टेंट टर्म में कोई लिमिट लगाओगे नहीं, द आंसर इज e की पावर 7। ओके, अगर 1 टू दी पावर इंफिनिटी बन रहा है तो आप e को बुलाएंगे, लिमिट रखेंगे, इसको आगे फेंकिए और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में है बच्चों। इसका आंसर मैं आपको देख के बता सकती हूँ, द आंसर इज ऑप्शन बी। अगर कभी भी तुम्हारे पास यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, और फंक्शन अपॉन फंक्शन है, मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, तो आप क्या करोगे, आप देख रहे हो कि अगर तुमने इंफिनिटी यहाँ रख दी और इंफिनिटी यहाँ रख दिया तो ऊपर भी इंफिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये जो ट्रिक मैंने लगाई है, ये ट्रिक तब एप्लीकेबल होती है जब ऊपर और नीचे दोनों जगह इंफिनिटी आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने x की हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो बेटा अगर तुम्हारी x की हाईएस्ट पावर बराबर है, जैसे इस केस में था, x की हाईएस्ट पावर 2 है ऊपर भी और x की हाईएस्ट पावर नीचे भी क्या है, 2 है। अगर x की हाईएस्ट पावर दोनों जगह सेम है तो आपका आंसर क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट, तो 2/4 यानी कि हाफ। दिस इज द आंसर। लेकिन अगर न्यूमरेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर की पावर से, ठीक है, और इन दोनों कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, द आंसर इज इंफिनिटी। और अगेन न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी है, लेकिन इन दोनों कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, द आंसर इज माइनस इंफिनिटी। ज्यादा टेंशन मत लो, आप सिर्फ ये दोनों भी याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों पावर्स बराबर हैं तो सिंपल कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट, दैट इज द आंसर जो मैंने इसमें आपको बताया। दोनों की पावर बराबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की, तो आंसर विल बी 2/4, दैट इज हाफ। अगर न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर की पावर से, द आंसर इज 0। जैसे अब आप इस क्वेश्चन को देखो बेटा जी, यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर क्या है बेटा, न्यूमरेटर की पावर है 1, डिनोमिनेटर की पावर है 3, ठीक है, हाईएस्ट पावर। न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर की पावर से, तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। हमने यही पढ़ा है अभी, अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है, द आंसर इज 0। तो हमें जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमने आंसर देखकर ही बता दिया। अब एक और छोटा सा रूल है, दैट इज योर LH रूल। अब ये LH रूल क्या कहता है कि अगर तुम कभी साधारण तरीके से लिमिट को रख देते हो अपने इस फंक्शन में, जैसे आपने यहाँ पे x की जगह 1 रखा, तो 1 - 1 1 - 1, आपको क्या मिल रहा है, 0/0। अगर कभी डायरेक्टली लिमिट को रखने पे तुम्हें 0/0 इंफिनिटी फॉर्मेट मिल रहा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप LH रूल लगा सकते हो। LH रूल क्या कहता है, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी आपको। वो ये कहता है कि आप सेपरेटली अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। जैसे x³ का डेरिवेटिव 3x²। अच्छा, ये ट्रिक उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है। 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव इज 0। अब अगर देखो आप, तो ये x से x कट रहा है,
अब देखो, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जाके आप इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की जगह मैंने 1 रखा, द आंसर इज 3/2, ऑप्शन ए। मान लो कि ये वाली स्टेप करने के बाद, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, अगर मैं फिर से लिमिट रख रही हूं और फिर से मुझे 0/0 या ∞/∞ फॉर्म मिल रहा है, तो मैं फिर से डिफरेंशिएट करती और फिर लिमिट रखती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है बेटा जी? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो मैंने यूज किया है दैट इज x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n-1 होता है। तो इफ यू हैव स्टडीड डिफरेंशिएशन देन दिस ट्रिक इज फॉर यू, अदरवाइज डेफिनेटली आप इस ट्रिक को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है, क्या तुम देख के बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ग्राफ तुम्हारा फंक्शन होगा? मैम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपकी स्टडी मटेरियल में है और स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कैसे बताऊंगी कि इनमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन है? तो इसके लिए ट्रिक है, और ट्रिक ये कहती है कि कुछ नहीं करना है तुमको, तुम बस चुपचाप से इन ग्राफ पे एक सीधी लाइन खींचो जो y एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है। इन सभी ग्राफ पे एक सीधी लाइन खींचो, ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे वो ग्राफ तुम्हारा फंक्शन कहलाएगा जो जहां पे लाइन ने ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया है। अगर तुम यहां देखो तो इस लाइन ने इस ग्राफ को बेटा 3 पॉइंट पे कट किया है, ठीक है। इस लाइन ने इस ग्राफ को बेटा 2 पॉइंट पे कट किया है, इस लाइन ने इस ग्राफ को बेटा 2 पॉइंट पे कट किया है। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया है दैट इज नॉट अ फंक्शन। अगर तुम्हारी लाइन तुम्हारी ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन होता है। सो सिंपल। आपके पास जो ग्राफ दिया है उस ग्राफ पे आप y एक्सिस से पैरेलल एक लाइन बनाइए। अगर वो लाइन आपके ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है देन इट इज अ फंक्शन। अगर मैं इधर बनाऊंगी 2 पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट इधर बना रही हूँ तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब ये मत कहना मैम ग्राफ से बाहर बना दे क्या, नहीं, आपको ग्राफ पे ही लाइन बनानी होती है। सो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये ट्रिक्स सुन के समझ के बहुत मजा आया होगा। इनमें से कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यस, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। डू लेट मी नो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर।